Hello everyone. Today we are going to start the second part of the standard training. Uh, as you checked the thumbnail of the video, this is the second part of the DMAC methodology standard training. In initial part 1, we discussed clause 1 to clause 8. Today we are going to start the clause 9 of the standard till clause 14. That is the last clause of this standard. So it is very important to go through with the part 1 of this training video before starting to the part 2 of this standard training. So let's start. Uh, the slide visible to your screen. The clause title is ninth clause is Six Sigma project prioritization and selection. So यहाँ पे हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करेंगे और सिलेक्शन की बात करेंगे क्योंकि जब सिक्स सिग्मा को हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं एज ए मेथडोलॉजी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रायोरिटाइज कैसे करें डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स में कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा प्रोजेक्ट होगा, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा प्रोजेक्ट होगा, थर्ड प्रायोरिटी पे कौन सा प्रोजेक्ट होगा, इसको कैसे सेलेक्ट करना है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जनरल कंसिडरेशन। जनरल कंसिडरेशंस में जो चीज़ें हैं वो है मीट क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एडवांस सोल्यूशन, आउटकम वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, रैंक एसएसपी लिस्ट। सो जो फर्स्ट चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में मैंने डिस्क्राइब किया था कि ये स्टैंडर्ड आईएसओ 9001 से रिलेट करता है या फिर आप कोई अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट आपने किया है जो कि आपके स्पेसिफिक है आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन के, उससे आपको इसको रिलेट करना है। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करता है स्टैंडर्ड की जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे या फिर चूज करेंगे वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको हमें मीट करना है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट हम मतलब आगे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे जो हमारा आउटकम निकलेगा वो बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो बोलता है स्टैंडर्ड की जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे वो उसी कंडीशन में होना चाहिए कि जब हमें सोल्यूशन पहले से पता ना हो। ठीक है, तभी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। साथ ही साथ जो आउटकम निकल के आएगा सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का वो एज अ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट काम करेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इनहेंस करेगा। इसके बाद बात आती है कि लिस्ट ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स की, हमारे पास कितने टोटल हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारे पास सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट होने चाहिए और उनकी जो रैंकिंग है उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है एक प्रॉफिटेबिलिटी है कि कितना हमें पोटेंशियल प्रॉफिट उससे निकल के आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो दूसरा उसका क्राइटेरिया है कि वो कितना इजीली हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया हैं बेसिक जब हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करेंगे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के। ठीक है, और इसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हमें किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिक्स सिग्मा के अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले हमें उसको प्रोसेस में लेना है या उस पे पहले हमें चीज़ें डेवलप करनी है और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे जाएंगे उसमें। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट इसमें स्टैंडर्ड में है वो प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन का है। इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रिलेटिव मेरिट्स, प्रोजेक्ट हॉपर। ठीक है, तो ये दो बेसिक मेथड्स हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रिलेटिव मेरिट्स एंड प्रोजेक्ट हॉपर की। ये आप जैसे कि नीचे देख सकते हो दो डिफरेंट चार्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। ये बेसिकली जो रिलेटिव मेरिट्स की बात है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में उसको ये फर्स्ट वाला जो पिक्चर है वो डिफाइन कर रहा है।
उसमें है जो दो एक्सेस हैं बेसिकली, एक्स एक्सिस आप वाई एक्सिस में आप कह सकते हो। तो एक्स एक्सिस जो है वो है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, इसमें लो हाई का पोर्शन है, ठीक है, मेजर है। फिर जो वाई एक्सिस है वो पोटेंशियल प्रॉफिट की है, इसमें भी दो बेसिकली मेजर है, लो एंड हाई। तो इसकी बेसिस पे हमें सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को जितने भी हमारे पास लिस्ट में है उसको डिफाइन करना है। तो प्रियोरिटी हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर हैं वो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें फर्स्ट में कौन सी प्रियोरिटी में कौन से सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके आना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रियोरिटी 1 जो है उसकी जो पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट सबसे हाई है, ठीक है, लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी सबसे कम है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रियोरिटी 1 लिया गया है। प्रियोरिटी 2 में जाएंगे तो पोटेंशियल प्रॉफिट इसमें हाई है, लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी हाई है, इसको हमने 2 पे लेके आए हैं। 3 जो हमारा है वहाँ पे पोटेंशियल प्रॉफिट जो हमारा वो लो है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो है थर्ड है। फिर प्रायोरिटी 4 जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें पोटेंशियल प्रॉफिट लो है, लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हाई है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैटेगराइज करना है अपने, जब भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स को उसके लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव मेथड है प्रायोरिटाइजेशन का प्रोजेक्ट के। सेकंड जो मेथड आता है वो है प्रोजेक्ट हॉपर। प्रोजेक्ट हॉपर में हमें क्या करना होता है कि हम उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रायोरिटाइजेशन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये सेकंड जो पिक्चर है स्लाइड में, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो है प्रोजेक्ट टाइटल, सेकंड कॉलम है कस्टमर इम्पोर्टेंस, एक्सपेक्टेड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, likelihood of project success, expected contribution to profit, applicability to other areas, ठीक है। फिर एफ जो कॉलम है इसमें है प्रोजेक्ट प्रायोरिटी नंबर, प्रोजेक्ट ऑर्डर। ये बेसिक प्रोजेक्ट हॉपर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल में फर्स्ट प्रोजेक्ट है सिक्स सिग्मा का, फॉर एग्जांपल इनवॉइस एरर इन्वेस्टिगेशन है आपका, और सेकंड है लो यील्ड ऑन ट्रिपल एक्स लाइन, ठीक है। ट्रिपल एक्स लाइन एग्जांपल के लिए लिया गया है। फिर एक नेक्स्ट जो रो है वो है ईटीसी की, ठीक है। फर्स्ट हम रो लेते हैं इनवॉइस एरर इन्वेस्टिगेशन में, तो इसमें कस्टमर इंपॉर्टेंस का जो पॉइंट है वो 8 दिया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी रिफर टू, यहाँ पे जो 1 to 10 हमें स्केल रेटिंग देनी है, जिसमें 1 जो होगा वर्स्ट कंडीशन होगा और 10 इज द बेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो उसमें हमें ये नंबर्स एलोकेट करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंस में इसको 8 नंबर दिया, एक्सपेक्टेड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने 2 नंबर्स दिया, लाइकलीहुड ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस 9 नंबर दिया, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट 5 दिया हमने, अप्लीकेबिलिटी टू अदर एरियाज हमने वहाँ पे 4 नंबर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसके बेसिस पे नंबर हमने डिफाइन किए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। फिर जब हम प्रोजेक्ट प्रायोरिटी नंबर की बात करेंगे एफ की, तो इसमें हमें करना है कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स हैं डिफरेंट कॉलम्स के उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है 2880। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमारी प्रोजेक्ट है उसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोजेक्ट प्रायोरिटी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे दो नंबर्स आए हैं, फर्स्ट इज 2880, सेकंड इज 13440। तो यहाँ पे 13440 जो है वो ग्रेटर है 2880 से, तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्डर जो है वो सेकंड वन को हम फर्स्ट में ले रहे हैं, और जो कि लो यील्ड है ऑन ट्रिपल एक्स लाइन, और इनवॉइस एरर जो है उसको हम ले रहे हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रायोरिटाइजेशन के मेथड्स हैं, आप दोनों कर सकते हो। ये ये जो प्रोजेक्ट हॉपर स्कोप है ये है प्रायोरिटाइजेशन का, ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा
इसमें क्लैरिटी रहती है प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। और जो अपना रिलेटिव मेथड है, ये मतलब एक आप कह सकते हो कि अ, जो डिसीजन मेकिंग है इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको। तो प्रोजेक्ट हॉपर मेथड जो है आपका वो बेटर है आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट हॉपर मेथड के थ्रू जाओ। ऐसा अगर आप एक्सपर्ट हो, आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, तो आपको भी यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन एंड सिलेक्शन में ही इस क्लास के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का। इसमें बात होती है कि जनरल चेकलिस्ट की, फिर इसमें पॉइंट है डीमैक, रिजॉल्विंग क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स, 8D और ISO 9004, acute problem solving, criteria for selection, recurring events, optimum measure, establishment, ability to control, improve customer satisfaction, alignment with KPI, deliver saving, 6-month timeline, set success criteria, project sponsor, decision and M3। अब यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। अभी हमने प्रायोरिटाइजेशन में देख लिया कि हम कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे। अब उसमें आगे बात आती है, जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया तो उसमें हमें फर्दर क्या करना है। तो जो डी मैक का मेथड है, स्टैंडर्ड कहता है कि जो डी मैक का मेथड है स्टैंडर्ड में बताया गया है, वो बेस्ट सूट करता है जब आप क्रॉनिकल प्रॉब्लम जो होती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, कोई सीरियस प्रॉब्लम है और मतलब जो सडन होती हैं, उस तरह की अगर प्रॉब्लम आपकी कंपनी के अंदर आ रही हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड सूट करते हैं वो 8D है, ठीक है। और या फिर आप जो ISO 9004 में डिस्क्राइब किया गया है सॉल्व करने का, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आती है, वो बेटर है एक्यूट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ISO 9004 पे एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया हुआ है जो कि अवेलेबल है चेकलिस्ट में, सॉरी प्लेलिस्ट में चैनल की, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 8D और ISO 9004 का रेफरेंस देता है एक्यूट प्रॉब्लम के लिए स्टैंडर्ड, और दोनों और की कंडीशन में है, ठीक है। या तो आप 8D यूज़ करो या तो ISO 9004 यूज़ करो, ठीक है। 8D में फर्दर डिफाइन करूँगा अभी जब हम इस 13053 के नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, पार्ट 2 में स्टैंडर्ड के, उसमें डिफाइन करूँगा जो मेथड्स हैं, पर्टिकुलर टूल्स टेक्निक्स हैं सिक्स सिग्मा के, उनको डिफाइन करूँगा, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ बात होती है कि कैसे हम अ, क्या क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पे हम मेज़र करेंगे जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें क्या-क्या क्राइटेरिया होने चाहिए और हमारे इंडिकेटिव होंगे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो उसमें जो पहला पॉइंट हमने मेंशन किया है वो है रिकरिंग इवेंट्स, ठीक है। तो रिकरिंग इवेंट्स कोई हो रहा है, कोई मतलब आपका कोई फेल्योर है, कोई अ, किसी तरह का आप लैग कर रहे हो अपने प्रोसेस में, जिसकी वजह से नॉन कंफर्मिटी आ रही है आपको बार बार, आप जो प्रोसेस का ओवरऑल एफिशिएंसी है वो डाउन हो रही है, इस तरह का कोई इवेंट आपका रिकरिंग है, तो वो हमारे लिए एक इंडिकेटर है एज अ क्राइटेरिया, और जो कि फर्दर यूज होगा मेजर की तरह, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अ, कि मेजर अवेलेबल है कि नहीं, एक टाइम कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, कि हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि हमारा कोई अगर इवेंट हमारा रिकरिंग है, तो उसके लिए हम हमारे पास एक मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए जिससे हम उसको चेक कर सकें विद इन टाइम कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट फर्दर चाहिए, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके वो है एबिलिटी टू कंट्रोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने का मीन्स है कुछ हम उससे मैनिपुलेशन करें प्रोसेस में, कुछ रिविजन्स करें, रेक्टिफिकेशन करें, इम्प्रूवमेंट करें, और उसको जो भी हमारा इस तरह का इवेंट है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके जो हम नेग्लिफाई करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारी पास एबिलिटी होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है जो हम करने जा रहे हैं उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा जो भी हम चीज़ें करें, नेक्स्ट पॉइंट में उसको बात कर रहे हैं हम, जो भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के थ्रू चीज़ें हम बेटर करना चाह रहे हैं उसको हमें अलाइन करना है जो भी हमारे बिजनेस मेजर हैं या फिर इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि आपको मैंने अपने 9001 या फिर अदर मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग बताया था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात होती है, तो वहाँ पे जो बिजनेस मेजर है उससे अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कहीं डिफरेंट स्ट्रीम में वर्क करने लगें। ठीक है, तो हमारा बिजनेस में बिजनेस मेजर के रिस्पेक्ट में चीज़ें होंगी, जैसे कि मैंने इनिशियल क्लॉजेस में डिफाइन किया था कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की। साथ ही साथ जो हम प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे हमारी सेविंग्स क्या हो सकती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्राइटेरिया है जो कि मेजर की तरफ वर्क करेगा सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात होती है कि एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि जो प्रोजेक्ट हम ड्राइव कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, फ्रॉम स्टार्ट डेट टू फिनिश डेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, इंडिकेटर है, क्राइटेरिया सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए। इसको भी हमें टेक केयर करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सक्सेस क्राइटेरिया, कि जैसे कि अभी हमने बात किया था हॉपर मेथड में, सक्सेस क्राइटेरिया कि जो प्रोजेक्ट हम ड्राइव कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी सक्सेस रेट क्या है, मतलब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हम एट द लास्ट हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मेजर है, इसे भी हमें इनिशियली थ्रू मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट डिस्कशन इस पे एक डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, और अगर इन सारे जो हमने अभी इंडिकेटर्स डिस्कस किए, क्राइटेरिया डिस्कस किए, उसमें अगर उनका आंसर यस है तभी हम मतलब सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अ, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कि गेट रिव्यू की इसमें बात आती है कि जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होगा, जैसे कि मैंने डिफाइन किया है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की जॉब को, उसका क्या रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि जो प्रोजेक्ट हमने लिस्ट किया है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो दिस इज अ गेट रिव्यू, तो वो गेट रिव्यू के थ्रू इसको रिव्यू करके आगे लेके जाएगा। और यहाँ पे 3M की बात आती है। 3M में चीज़ें हैं, पहला है M वो है मीनिंगफुल, सेकंड है मेजरेबल, और थर्ड है मैनेजेबल। ठीक है, तो ये 3M आप हमेशा याद रखना सिक्स सिग्मा में, कि जो भी हम चीज़ें डिसाइड करें प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में वो मीनिंगफुल हो, मेजरेबल हो और मैनेजेबल हो। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो वो जो सिक्स सिग्मा का इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता, या फिर उससे जो हम आउटकम लेना चाह रहे हैं, एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थंब रूल कह सकते हो, इसको आपको याद रखना है, मीनिंगफुल, मेजरेबल एंड मैनेजेबल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो नेक्स्ट पॉइंट में है इसी के क्लॉज के अंदर, सब क्लॉज के अंदर, वो है प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, बिजनेस मेजर, एग्जामिनेशन, मॉनेटरी वैल्यू।
अब प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो सकती है जैसे हमने जो मैनेजमेंट सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो उसका बिजनेस मेजर है उसको एग्जामिन करना है, वो एग्जामिन नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, जो हमें डेटा चाहिए या फिर जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो वो एक एज अ प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम की तरह काउंट होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बात आती है मॉनेटरी वैल्यू की। तो हमें जो भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर जो भी चीज़ें हम डेटा एनालिसिस के थ्रू लेके आएंगे फर्दर डिसीजन मेकिंग में, उसको हमें मॉनेटरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखना है कि वो जो मनी है उसके रिस्पेक्ट में, चाहे वो कंज्यूम हो रही हो या फिर जनरेट हो रही हो, वो उसका ग्राफ क्या है, मतलब उसके बेसिस पे हमें जो प्रोसेस है उसको फर्दर हम सिक्स सिग्मा की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में हमें हमारे मेजर्स हैं डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेंगे कि हमें फर्दर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की तरफ जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, या फिर प्रायोरिटाइजेशन जो हमारा, इसके ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया उसके लिए होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बात आती है वो है प्रोडक्ट और सर्विस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसमें है पॉसिबल कॉज, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इरेंट सिस्टम, फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड। तो अभी तक बात की प्रोसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम की, अब प्रोडक्ट और सर्विस ओरिएंटेड प्रॉब्लम की बात है। तो इसमें है कोई अगर हमारे पास प्रॉब्लम हमारे प्रेजेंट है जिसको हम जानते हैं, वो चाहे कि प्रोडक्ट में हो या सर्विस में है, तो उसके जो भी पॉसिबल कॉज है, नेचर है प्रॉब्लम का, उसको अगर हमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमारा सिक्स सिग्मा की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, इसके बाद बात स्टैंडर्ड में बहुत यूज करता है इवेंट सिस्टम की। तो कोई मतलब आपने जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग आप नोटिस कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके, प्रोसेस को लेके, सिस्टम को लेके, तो हमारा सिक्स सिग्मा की वहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड की, कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो इवेंट सिस्टम की हम बात करें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो अकरेंस है उसकी, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितना वो इम्पैक्ट दे रहा है आपके प्रोसेस पे, आपके सिस्टम पे, आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विसेज पे, उस इवेंट अकरेंस की वजह से। ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड, ये जो इवेंट सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन है वो कांस्टेंट हो सकता है, इंक्रीजिंग मैनर में भी हो सकता है, ठीक है, और डिक्रीजिंग मैनर में हो सकता है, तो इसको भी आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे है वो सेम क्लॉज में, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन एंड सिलेक्शन में प्रोजेक्ट स्कोपिंग। तो बात होती है कि हम प्रोजेक्ट की स्कोप कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है स्टैंडर्ड में, जिसके थ्रू आप एक क्लैरिटी आपको मिलती है कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करें। प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे सिक्स सिग्मा की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो जनरल टर्म्स लिखे हैं वो है नॉट टू वाइड, सब डिवाइडेड सिमिलर प्रोजेक्ट्स, reasonable time period, small project team, recommended approach, y is equal to function of x, कैस्केड मेथड। ठीक है, तो ये की वर्ड्स हैं जो प्रोजेक्ट स्कोपिंग में हमें यूज करने हैं। तो पहला है नॉट टू वाइड, मींस कि प्रोजेक्ट बहुत वाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ
उसको हमें एक प्रोजेक्ट हमें अगर हमने आइडेंटिफाई किया है तो उसको हमें सब डिवाइड करना है सिमिलर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। फिर उसे हम एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर हमें उसे कवर करना है, ठीक है। और हमें ढेर सारे स्मॉल प्रोजेक्ट टीम्स डेवलप करनी है जो कि उसको टेक केयर करेगी, उसको रेक्टिफाई करेगी, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट है, डेटा है या फर्दर उसका एनालिसिस है, उसको फर्दर टेक केयर करेगी। और जो रिकमेंडेड स्कोप है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, कि जो y प्रॉब्लम है वो फंक्शन ऑफ x है, x नंबर ऑफ हो सकते हैं, x1 x2 x3 हो सकते हैं। तो हमें वो डिफाइन करना है कि x1 x2 x3 क्या है। हमें y पता चल गया, ठीक है अभी तक। तो हमें फिर नेक्स्ट जो फंक्शन हमें किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है f, तो वो x हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड में कास्केड मेथड की बात होती है। कास्केड का मीन्स है कि एक आप कास्केड का मतलब समझ सकते हो वाटरफॉल से, कि वो जैसे कि यहाँ पे एक स्टेप की तरह नीचे जाती जा रही चीजें, ठीक है। उस तरह से समझना कास्केड मेथड को। हम सब डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हाई लेवल अपना यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है, हाई लेवल उसमें डिफाइन किया गया है। y जो प्रॉब्लम है वो फंक्शन है x, x1 की वजह से, x2 की वजह से, x3 की वजह से। ये जो x2 रीजन है प्रॉब्लम का, उसको हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे सेकंड एज प्रॉब्लम लेके उसको, कि y2 जो प्रॉब्लम आ रही है, रीजन आ रहा हमारा, वो फंक्शन है x21 x22, ठीक है। फिर इसमें हमें फर्स्ट सब डिवाइड करना है y22 x22 से जो आएगा वो फंक्शन है f x221 एंड x222, ठीक है। तो ये जैसे हाई लेवल में हमें डिफाइन किया है, ये एक पोर्शन हाई लेवल का। फिर प्रोजेक्ट लेवल की बात है कि y221 को हमें डिफाइन करना है कि y221 प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा फर्दर जो प्रॉब्लम है मेजर y वो निकल के आ रही है। तो प्रोजेक्ट लेवल में हमें उसे डील करना है कि y221 जो है वो फंक्शन है x2211 और x2212 का। तो आपने मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सिक्स सिग्मा को जब भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, उसके बिना आप ये नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, फंक्शन देखना है चीज़ों को, ठीक है। फंक्शन की बात है मतलब यहाँ पे रीजन को फंक्शन में देख रहे हैं कि किस रीजन से प्रॉब्लम आ रही है, और उसको हमें रेक्टिफाई करना है और सोल्यूशन ढूंढना है उसमें, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड फिगर है उसमें एक एग्जांपल लिया है स्टैंडर्ड में मशीन शॉप का, ठीक है। तो इसके भी दो पोर्शन है, प्रोजेक्ट लेवल और हाई लेवल। यहाँ पे NVAT डिफाइन किया गया है y1। तो ये NVAT का मतलब है नॉन वैल्यू एडेड टाइम, ठीक है। तो इसमें जो इसके फंक्शंस हैं वो हैं एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग x4, लॉस्ट टाइम x1, ट्रेनिंग x2, सुपरविजन x3। तो ये चार रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉन वैल्यू एडेड टाइम आ रहा है हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हम जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है उसको टेक केयर करते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग जो y2 है वो फंक्शन है अनप्लान्ड, ठीक है, x21 एडिशनल x2, ठीक है। तो यहाँ पे दो रीजंस हैं एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के। फिर इसको जब हम प्रोजेक्ट लेवल में लेके आते हैं तो हमारा अनप्लान्ड y22 हो जाता है यहाँ पे, और वो फंक्शन है सब कॉन्ट्रैक्ट x221 और इन हाउस x222, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फिगर है इसको यहाँ पे डिफाइन किया है थ्रू एग्जांपल ऑफ अ मशीन शॉप फॉर नॉन वैल्यू एडेड टाइम के लिए, ठीक है। तो हमारा जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम है उसको हमें कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना है और इम्प्रूव करना है। तो हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं
तो हमारा ये निकल के आता है, जो हमारा फंक्शंस हैं उसके रीजंस हैं, उसको कैसे टेक केयर करना है, और फिर यहाँ पे हमें फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट जो इन हाउस पे हमें डिसीजन मेकिंग करना है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें प्रोजेक्ट स्कोपिंग कैसे करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्लॉज है अपना सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट डीमैक मेथोडोलॉजी। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट डिफिनीशन, एग्रीज एंड स्टेबल, रेगुलर रिपोर्ट्स एंड गेट रिव्यू। ठीक है, और ये एक पिक्चर है जो डीमैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डीमैक का आपको क्लैरिटी है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल की बात होती है डीमैक में। तो यहाँ पे जो आप फिगर से समझ सकते हो कि यहाँ पे एक साइकिल दिखाई गई है डिफाइन, मेजर और एनालाइज में। एक ये साइकिल है ये जो कॉन्टिन्यूसली रोटेट होनी है। डिफाइन से हमें मेजर पे हम आएंगे, फिर मेजर से हम एनालाइज पे आएंगे, फिर डिफाइन पे जाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी हम डिफाइन कर लें चीज़ों को, मेजर कर लें डिफाइन करने के बाद, और हमारे डेटा जनरेट हो जाए, उसके बाद जब हम उसको एनालाइज कर लें तो हमें उसको रिव्यू करना है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है रीडिफाइन करने की, रीमेजर करने की, री एनालाइज करने की, तो हमें उसे करना होगा या फिर करना चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर डिफिनीशन डेवलप कर सकें। ठीक है, और एक बेटर डीमैक का प्रोसीजर बना सकें। तो ये जो हमारी फर्स्ट साइकिल है डिफाइन, मेजर, एनालाइज की, इसको हमें रोटेट करते रहना है जब तक कि हमारे पास एक प्रॉपर जो सिस्टम है वहाँ पे हमारे पास जो डिफिनीशन है प्रोजेक्ट को लेके वो क्लियर ना हो जाए, और इसकी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है कि वो नेक्स्ट जो फेसेस हैं इम्प्रूव और कंट्रोल की, वो उसमें हमें जाना है कि नहीं जाना है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के ऊपर है। डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करेगा कि नेक्स्ट फेज में हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो सारे फेसेस की जो गेट रिव्यूज हैं, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, एरो के ऊपर गेट रिव्यू लिखा हुआ है, मेजर गेट रिव्यू लिखा है। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को करनी है कि नेक्स्ट जो फेस है डिफाइन से मेजर, मेजर से एनालाइज, फिर फर्दर इम्प्रूव, फिर फर्दर कंट्रोल। ठीक है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करेगा कि हमें नेक्स्ट फेज में जाना है कि नहीं जाना है डीमैक के। ठीक है, और ये जो गेट रिव्यूज हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो रिपोर्ट जनरेशन है वो रेगुलरली प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को सबमिट होना चाहिए, और फर्दर डिसीजन मेकिंग जो भी हमारी रिपोर्ट जनरेट होंगी अलग अलग फेज में, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स को हमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को सबमिट करनी है फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, समझ गए होगे कि कैसे हमें वर्क करना है डीमैक मेथोडोलॉजी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, गेट रिव्यूज लिखा है और दो जगह पे, और दो जगह पे लिखा है मेजर गेट रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर गेट रिव्यू का मतलब क्लियर है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगी रिव्यू के थ्रू वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हम चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे डिफाइन करने के बाद, और फर्दर यहाँ पे जब हम इम्प्रूवमेंट की बात लेके आ रहे हैं, एनालाइज इम्प्रूव किया चीज़ों को, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर गेट रिव्यू के दो पॉइंट्स हैं, स्टेजेस हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है डिफाइन से मेजर में जाने के वक्त, और इम्प्रूव से कंट्रोल में जाने वक्त, कि हमें जो मेजर गेट रिव्यू है उसको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, और जो माइनर गेट रिव्यूज है वो मेजर टू से एनालाइज में है, और एनालाइज से इम्प्रूवमेंट में है। ठीक है, और जब चीज़ें हमारी कंट्रोल हो जाएंगी, जो हमारा इम्प्रूवमेंट निकल के आया है, तो हमें फर्दर साइन ऑफ करना है गेट रिव्यू को। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये पिक्चर के थ्रू डिफाइन हो रही है, इसको ध्यान में रखना है कि हमें किस स्टेज पे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे वाई दिखा को भी डिफाइन किया गया है दो जगह वाई को,
y वही है जो प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, वो y को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट डीमैट मेथोडोलॉजी के अंदर है पहला डिफाइन फेज। पहला पॉइंट है डिफाइन फेज में जो कीवर्ड्स हैं वो हैं ऑब्जर्व्ड एज रॉन्ग, प्रोजेक्ट कैरेक्टर, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, साइज, डेटा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, realization with respect to financial and operational terms of scope and objectives. फिर है फेस आउटपुट, रिस्क एनालिसिस, इंडिकेटर्स, SIPOC डायग्राम, फ्लो चार्ट, परेटो डायग्राम, CTQCs, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रोजेक्ट रिव्यू। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं डिफाइन फेस में। सो अब यहाँ पे जो डिफाइन फेस है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि हमें डिफाइन फेस में करना क्या है। ठीक है, तो जो डिफाइंड फेस में हमारे आउटकम्स होने चाहिए वो प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और जो कि हमने ऑब्जर्व किए हैं कहीं ना कहीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो गलत निकल के आ रहे हैं, रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जो जो कि हमारे लिए वर्क करेगा हमें डिफाइन करने में सिक्स सिग्मा को। ठीक है, और ये जो जो प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं वो हमें डिस्क्राइब, और जब हम इसको प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके जाएंगे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉब्लम को क्लियरली। उसमें डेटा भी हमें देना पड़ेगा जो डेटा हमारे पास है, और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉफिट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें। साथ ही साथ जब हम फर्दर प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे इस डिफाइन फेस में तो हमें हमें ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करने के साथ साथ डिफाइन करने के साथ साथ उस उसका जो हमारा फर्दर रियलाइजेशन है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, जब हम प्रोजेक्ट ख़त्म करने जाएंगे तो जो रियलाइजेशन है कि प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं हुई वो कैसे करेंगे, उसको भी हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारा डिफिनीशन है प्रोजेक्ट को लेके ये दोनों मैनर में होगा, वो ऑपरेशनल मैनर में होगा, फाइनेंशियल मैनर में होगा। ठीक है, इससे जुड़ी हुई ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है, तो दो पार्ट है अपना, एक तो हमने प्रॉब्लम देखी, सेकंड है हमने सोल्यूशन की तरफ गए और रियलाइजेशन की बात की। तो हमें इन सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन करना है ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ फाइनेंस के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमें क्लियर डिफिनीशन देनी है, डिफाइन करना चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड में आउटपुट की बात करता है कि इस डिफाइन फेज के आउटपुट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो टूल्स एंड टेक्निक जो हमारी पार्ट 2 है 13053 का उसमें डिफाइंड है, मैं उसकी ट्रेनिंग में डिफाइन करूँगा क्लियरली टूल एंड टेक्निक्स को। तो आउटपुट जो है इस फेज का, मेजर फेज का, सॉरी डिफाइन फेज का, वो क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें पहला है रिस्क एनालिसिस का। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे कैरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के उसको हमें डिफाइन करना है रिस्क एनालिसिस के मेथड में। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ कोई प्रॉब्लम आए तो रिस्क एसोसिएटेड है, तो उस रिस्क को हमें अच्छी तरह से एनालिसिस करनी है उसकी। सेकंड जो पॉइंट है सिक्स सिग्मा का इंडिकेटर, हमारा ये भी एक आउटपुट होगा। फिर है नेक्स्ट जो है वो SIPOC डायग्राम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट्स, कि हमारा फ्लो चार्ट क्या रहेगा चीज़ों को देखने का करने का। नेक्स्ट है उसके बाद परेटो डायग्राम, उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ CTQCs। ठीक है,
नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, उसके रिस्पेक्ट में कॉस्टिंग क्या है, प्रॉफिट एस्टिमेशन क्या है। और नेक्स्ट उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है एज आउटकम ऑफ डिफाइन फेज, वो है प्रोजेक्ट रिव्यू। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एज आउटपुट हमें चाहिए होंगे इस फेज के बाद फर्दर गेट रिव्यू के लिए। ठीक है, जब हम मेजर फेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा है मेजर फेज। डेटा प्लान, कलेक्शन, इवेल्युएट एंड परफॉर्मेंस बेसलाइन, measurement process efficacy, accuracy and repeatability, all measurement system accuracy and repeatability, discrete attribute, invalid data, base output, CTQC measures, data collection plan, sampling size determination, PPMO, probability distribution tests, trend charts, control charts, histograms, capability and परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रोजेक्ट रिव्यू। सो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मेजर फेस में यूज होते हैं। ठीक है, सो मेजर फेस को मैं डिफाइन करता हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, तो मेजर फेस का जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है, पर्पस ये है कि हमें डेटा जनरेट करना है थ्रू मेजरमेंट। ठीक है, हम जो सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू हम जो हमें हम इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उस उन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमें डेटा जनरेट करना है, कलेक्ट करना है उनको। और साथ ही साथ एक उसको इवेल्युएट करना है। वो आपका फ्रेश भी हो सकता है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे भी हो सकता है। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जनरेट किया है, उसको हमें फर्दर इवेल्युएट करना है जिससे कि हम एक बेस लाइन डेवलप कर पाएँ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के परफॉर्मेंस की, और जिस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में हम फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए जाएं। ठीक है, तो ये मेजर फेज में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और सो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड असेसमेंट के बारे में कर रहा है कि हमें एक असेसमेंट करनी है जिससे कि हम जो इफिकेसी है मेजरमेंट प्रोसेस की उसको चेक कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हमारा अपना खुद में जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो कितना अच्छा है, उसकी इफिकेसी कैसी है, वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें एक असेसमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि फर्दर जो प्रोजेक्ट है इस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इफिकेसी में जो है वो एक्यूरेसी भी आती है और जो रिपीटेबिलिटी है वो भी आती है। तो जो उसका रिक्वायर्ड लेवल है होना चाहिए, उस पर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, और जो हमारा डेटा निकल के आए वो डिस्क्रीट हो और एट्रीब्यूट करें। ठीक है, इस तरह का हमें जो असेसमेंट में चीज़ें टेक केयर करनी है वो ये सारी चाहिए। और अगर हमें कोई जो क्वालिटी है, जो डेटा निकल के आया है उसकी क्वालिटी को लेके कोई हमारे मतलब हमारे मन में कंफ्यूजन है या फिर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो वो डेटा हम इनवैलिड माने। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे कोई कंफ्यूज मैनर में हम कोई डेटा पे वर्क कर रहे हैं या फिर जो जनरेट हुआ डेटा उसको देख रहे हैं फर्दर इवेल्युएशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जो फर्दर है प्रोजेक्ट है उसको हैम्पर करेगा। जो हमारी फर्दर एनालिसिस है फेज, उसमें हम जब उसको लेके जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें गलत डायरेक्शन देगा। इसलिए उस डेटा को क्लियरली आपको इनवैलिड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए मेजर फेस में, इसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात कर रहा है।
प्रोसेस, जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसकी एफिकेसी को लेके, ठीक है। उसमें बात हो रही है एक्यूरेसी की, रिपीटेबिलिटी की, एट्रीब्यूट की, ठीक है, उसका हमें ध्यान रखना है। फिर आउटपुट की बात हो रही है स्टैंडर्ड में कि इस प्रोसेस का जो हमारा मेजर फेस है उसका आउटपुट क्या होगा। तो उसमें जो फर्स्ट आउटपुट हमारा होगा वो होगा CTQC मेजर्स, ठीक है। फिर है डेटा कलेक्शन प्लान हमारा जो होगा। थर्ड है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन है। फिर है DPM। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट है ट्रेंड्स चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स, हिस्टोग्राम, कैपेबिलिटी एंड और परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ अफेक्टेड प्रोसेस। और लास्ट है प्रोजेक्ट रिव्यूज, ठीक है। तो जो यहाँ पे टूल्स की बात की गई है, टेक्निक्स की बात की गई है, मैं उसको नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड का पार्ट है 13053 का पार्ट 2 उसमें डिफाइन करूँगा क्लियरली आपको कि पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्निक्स में हमें क्या करना होता है। जो उसकी राइटफुल मीनिंग है वो मैं डिफाइन करूँगा, जिससे आपको फर्दर क्लैरिटी मिले चीज़ों करने में। फिर यहाँ तक बात रही मेजर फेस की, ठीक है। मेजर फेज के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फेज जो है वो है एनालाइज फेज। इसमें जो चीजें हैं वो हैं गैप्स बिटवीन बेसलाइन एंड टारगेट, ठीक है। अंडरस्टैंड रूट कॉज, रूट सोर्सेज, prioritize improvement, prove and verify the significant KPIs, alter the understanding, redefine definition of the project, stable project definition। फिर है फेस आउटपुट्स, cause and effect diagram, process FMEAs, FTAs, 5Y analysis, further MSA, sample size determination, probability distribution test, hypothesis test, ANOVA, regression and correlation analysis, DOEs, a list of significant KPIs, value or non-value add एनालिसिस और वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट रिव्यूज। सो ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो एनालिसिस फेस में हमें हमारे नॉलेज में होने चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है एनालाइज फेस को सही तरीके से करने के लिए, ठीक है। सो मैं इनको डिफाइन करता हूँ इस फेस को अच्छे से आपको। सो एनालाइज फेज, जैसे मैंने बात की साइकिल की, तो ये लास्ट फेज है एनालाइज फेज, जो एक साइकिल है अपनी डीमैप के अंदर डिफाइन मेजर एनालाइज की, ठीक है। हमें इसे कॉन्टिन्यूस रन करना है। जो भी बेटर डेफिनेशन है, बेटर डिफाइन करने का तरीका है, उसको हमें एक सबसे अच्छे लेवल पे लेके जाना है, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की आउटकम्स है वो इनहेंस हो सके, ठीक है। ये लास्ट साइकिल का पॉइंट है एनालाइज फेज। जो सबसे इसमें पहला पॉइंट है कि हमें इसमें गैप देखना है। जब हम एनालिसिस की बात करेंगे तो हमें गैप देखना है कि हमारा जो बेस लाइन हमने डिफाइन किया था अभी तक, वो वो जो हमारे टारगेट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कहाँ पे है, ठीक है। हम कितना गैप है हमारे उसके बीच में जो बेस लाइन परफॉर्मेंस है और टारगेट्स है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हमने ये कर लिया, फिर हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो रूट्स क्या हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, ठीक। तो हमें वेरिएशन के रूट्स को पता करना है। फिर इसके बाद हमारी क्या प्रायोरिटीज हो सकती हैं इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में, उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एनालाइज फेज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद बात होती है डिटेल एनालिसिस की। तो हमने जो भी मेजर फेज में डेटा ऑब्टेन किया है हमें डिटेल में एनालिसिस करनी है उसकी।
डिटेल एनालिसिस में हमें जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो यूज़ करने हैं और वेरीफाई करना है KPIs को कि प्रोसेस इनपुट वेरिएबल्स को, ठीक है, जो हमारा x था, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। जो हमने y इज अ फंक्शन ऑफ x हमने बोला था, तो उसमें जो x था वही KPIs है, की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि हमारे KPIs क्या हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसमें हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने हैं, टेक्निक्स यूज़ करनी है। और जब हम KPIs को इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो हो सकता है जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आए, एनालिसिस निकल के आए, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दे। जो हमने डेफिनेशन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी प्रॉब्लम को गो थ्रू होने के लिए, उसके सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, और फर्दर हमारा जो हमें रीडिफिनीशन देना पड़े प्रोजेक्ट को, ये भी हो सकता है, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो जो ये KPIs हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से आइडेंटिफाई हो, प्रूव हो, वेरीफाई हो, ठीक है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 वर्ड्स KPIs के लिए स्टैंडर्ड में यूज होते हैं, आइडेंटिफाई, प्रूव एंड वेरीफाई का। तो इससे आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि KPIs क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो 3 फेसेस हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज की, वो हमें तब तक रिपीट करने हैं जब तक कि हमारा जो प्रोजेक्ट डिफिनीशन है वो स्टेबल, मतलब स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि हम इन साइकिल को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी जो प्रोजेक्ट की डिफिनीशन है वो स्टेबल हो जानी चाहिए। इसके बाद ही हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, इम्प्रूवमेंट के और कंट्रोल के, ठीक है। इसके बाद जो आउटपुट की बात होती है कि मेजर एनालाइज फेज का आउटपुट क्या होगा, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो है कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम है, प्रोसेस FMEAs हैं, FTAs हैं, 5 वाई एनालिसिस है, फर्दर MSA है, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट है, एनोवा है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस है, DOEs हैं, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट KPIs हैं, वैल्यू एंड नॉन वैल्यू एड एनालिसिस और बेस इंडिकेटर्स इंडिकेशन है, प्रोजेक्ट रिव्यू। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू आउटपुट्स की बात कर रहे हैं। ये मैंने बोला कि इसको पार्ट 2 जो स्टैंडर्ड का है उसमें मैं डिस्कस करूँगा, डिफाइन करूँगा, आपको समझाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को समझाने लगूँगा, तो अ, अभी सब्जेक्ट जो हमारा है वो DMAC मेथडोलॉजी को समझना है। टूल्स जो हैं उसके हम उसको नेक्स्ट पार्ट 2 जो स्टैंडर्ड का उसके ट्रेनिंग में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम DMAC पे फोकस करते हैं कि DMAC के अलग अलग फेसेस में हमें करना क्या है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमारा एनालाइज फेज हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है इम्प्रूव फेज। इम्प्रूव फेज में हमें क्या करना है, उसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट वो हैं प्रोसेस रोबस्ट, इम्प्रूवमेंट, practically activity identification, mistake proofing, optimization techniques, noise variable through DOEs, roadblocks, solution selection matrices, phase output, SSM, mistake proofing, sample size determination, response surface DOEs, parameter design DOEs, updated process FMEAs, initial process studies, process map, updated CTQC, Six Sigma indicators, project review, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें इम्प्रूवमेंट फेज में ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं इनको डिफाइन करता हूँ आपको। तो हमारा कंट्रोल फेज 4th स्टेज फेज है,
डी मैक का। ठीक है, यहाँ पे आने के पहले हमें साइकिल जो है डिफाइन, मेजर और एनालाइज की, वो उसको रन करना है। और जब हमारे पास कांस्टेंट हो जाए हमारा जो डिफिनीशन है प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही हमें इस फेज पे आना है। हमारे पास स्टेबल डिफिनीशन होनी चाहिए। ठीक है, सो जो पर्पस है इम्प्रूव फेज का वो ये है कि हम एक रोबस्ट इम्प्रूवमेंट डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है प्रोसेस के लिए। ठीक है, अ, और जो हमारी एक्टिविटी होगी इस इम्प्रूवमेंट फेज में, वो उसे हमें प्रैक्टिकली लेके आना है। प्रैक्टिकली हमारे पास उसके तरीके होने चाहिए इम्प्रूवमेंट फेज के, जिसमें हमें मिस्टेक प्रूफिंग का एक टेक्निक्स करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी यूज करनी है। और साथ ही साथ हमारे पास अगर कोई नॉइस वेरिएबल है प्रोसेस में, जो जिसको नॉइस वेरिएबल को हम केपीआई से केपीआईबी से समझ सकते हैं। ठीक है, जो नॉइस वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही है, और इसको हमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात होगी यहाँ पे डीओईज की, कि हमें जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू चेक करना है जो हमारे नॉइस वेरिएबल्स हैं, केपीआईवीज हैं, कि हमारा जो हमने इम्प्रूवमेंट लेके फर्दर हम आगे जाना चाह रहे हैं, ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं चीज़ों को, मिस्टेक प्रूफ करना है हमें। ठीक है, उसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हम डीओईज के थ्रू, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैलिडेट करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो वेरिएबल है वो सही था कि नहीं सही था, उससे इम्प्रूवमेंट हमारा जो हम लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ हमें जब हम इम्प्रूवमेंट फेज में जाएंगे तो हमें रोड ब्लॉक्स एक अच्छे तरीके से रोड ब्लॉक्स के रिस्पेक्ट में असेसमेंट करनी है। और अगर कोई रोड ब्लॉक है उसको आइडेंटिफाई करना है। रोड ब्लॉक्स का यहाँ पे मीनिंग है कि किसी तरह का हर्डल ना हो जब हम इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने के जाएं, इस्टेब्लिश करने के लिए जाएं। ठीक है, तो उसको हमें एक प्री प्लान मैनर में, प्री आइडेंटिफिकेशन मैनर में इवेलुएट करना है। ठीक है, और और उसको आइडेंटिफाई करने के साथ ही साथ उसको हम उस रोड ब्लॉक को कैसे हटा सकते हैं, और क्या मॉडिफिकेशन हमें करने चाहिए, हमारे पास क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में भी हमें पहले से चीज़ों को फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट फेस है वो स्मूथ होगा, इफिशिएंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्प्रूवमेंट फेस में करना है। साथ ही साथ जब कभी बात आती है कि हमारे पास जब हमने एनालाइज फेज से हमारा जो आउटकम निकल के आया उसमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन है इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, तो जब हम इस तरह की चीज़ें हमारे पास सिनेरियो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास वहाँ पे एक सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड बात करता है कि हमें सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स यूज़ करना है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन हमारे पास इम्प्रूवमेंट के हो और उसमें हम क्लियर ना हो कि हमारे पास हमें क्या क्लास सेलेक्ट करनी है सोल्यूशन के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स डेवलप करनी है और उसके बेसिस पे हमें जो सोल्यूशन है उसको चूज करना है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इम्प्रूवमेंट फेज के आउटपुट्स की बात है कि इम्प्रूवमेंट फेज के आउटपुट्स क्या क्या होंगे। तो उसमें जो पहला ही है वो है सोल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिस्टेक प्रूफिंग, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन है, रिस्पॉन्स सरफेस डीओईज है, पैरामीटर डिजाइन डीओईज है, ऑपरेटेड प्रोसेस एफएमईएज हैं, इनिशियल प्रोसेस स्टडीज हैं। इनिशियल प्रोसेस स्टडीज में जो बात होगी वो कैपेबिलिटी की बात होगी, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात होगी। फिर जो नेक्स्ट आउटपुट आता है, आउटकम आता है इस फेज का, वो है प्रोसेस मैप। ठीक है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट
आउटपुट है वो है अपडेटेड CTQCs हैं। उसके बाद 6 सिग्मा इंडिकेटर्स हैं और फिर लास्ट है जो है वो प्रोजेक्ट रिव्यू है। तो ये सारे हमारे इम्प्रूवमेंट फेज के आउटकम्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं जब हम उस फेज के लास्ट में आए। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट इसके बेसिस पे हम कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसकी बात करेंगे, वो है कंट्रोल फेज डीमैक मेथोडोलॉजी का। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हैं कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग फ्रेश डेटा, फॉरवर्ड प्लान, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, हाफ ईयरली ऑडिट, प्रोजेक्ट लर्निंग, प्रोजेक्ट ट्रांजिशन एक्शन प्लान, properly embedded, final report communication and record, base outcome, process control plans, update CTQCs, MSA, control charts, capability, 5S, TPM, financial, project summary। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं कंट्रोल फेज में जो इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, सो कंट्रोल फेज अपना लास्ट फेज है डीमैक का। ठीक है, यहाँ कंट्रोल फेज से पहुँच तक हम इम्प्रूवमेंट फेज को क्रॉस कर चुके होते हैं। हम इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है उस इम्प्रूवमेंट को। इसलिए फेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें कोई डिक्लाइन ना हो समय के साथ। तो उसको कैसे मेंटेन करना है उस इम्प्रूवमेंट को, उसके रिस्पेक्ट में हमें कंट्रोल फेज को देखना है और समझना है और चीज़ें करनी है। ठीक है, तो जब भी हम कंट्रोल फेज की बात करेंगे तो जब जो हमारा इम्प्रूवमेंट फेज तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसके बाद हम जो फर्दर डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो एक फ्रेश डेटा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास फॉरवर्ड प्लान होना चाहिए जिससे कि हम जो कंट्रोल है ऑनगोइंग मैनर में उसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, और इसके बाद बात होती है जब हमारा इम्प्रूवमेंट फेज हम क्रॉस कर चुके होते हैं तो हमें जो प्रोसेस है इम्प्रूव उसे हमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को हैंड ओवर करना है जिससे कि वो फर्दर कंट्रोल फेज में उसको अच्छी तरीके से ऑनगोइंग मैनर में उसकी कंट्रोलिंग कर सकें। इसके बाद हमें एक प्रोसेस ऑडिट की बात कहता है स्टैंडर्ड की, हमें एक प्रोसेस ऑडिट करना है। ठीक है, जो कि 6 मंथली होगी। ठीक है, जब भी हमारा प्रोजेक्ट एंड हुआ है, जब हमारा इम्प्रूवमेंट का फेज था। ठीक है, उसके लास्ट में हमें 6 मंथ के बाद एक ऑडिट करनी है, प्रोसेस ऑडिट। और ये जो ऑडिट डेट है हमें प्रायरली आइडेंटिफाई करनी है जब भी हैंड ओवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को। ठीक है, ये 6 मंथली भी हो सकती है और उसके बाद जल्दी भी हो सकती है, मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड में 6 मंथ की बात होती है। ठीक है, और इस 6 मंथ पीरियड में या फिर जो भी आपने ऑडिट का पीरियड लिया है प्रोसेस ऑडिट का, उसमें जो भी हमारी डिटेल्स निकल के आए, जब भी हम एक्सक्लूड करें प्रोसेसेस को इम्प्रूव जो कि इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं, तो उसमें जो भी उसकी डिटेल्स हैं, अगर जो भी फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, ठीक है, कोई हमने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं, ठीक है, कुछ ओपन पॉइंट्स रह गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है और उनको फर्दर रिकॉर्ड्स को पास करना है जहाँ की वो अप्लाई हो सके या फिर उनका यूज़ हो सके। ठीक है, और जो ब्लैक बेल्ट है वहाँ पे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी अगर ओपन पॉइंट रह गए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट करें और उसको प्रोसेस ओनर को फर्दर फॉरवर्ड करें जिससे कि वो प्रॉपरली एम्बेडेड हो जाए। यहाँ पे प्रॉपरली एम्बेडेड की बात कहता है स्टैंडर्ड कि कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ओपन है या फिर
कोई भी ऐसा कोई पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए उस प्रोसेस की जो ओपन हो और एक वेरिएबल के फॉर्म में हो, उस पर कोई एक्शन ना लिया गया हो। जो भी चीज़ें हैं वो ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का अगर कोई सिनेरियो है तो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है प्रोसेस ओनर के साथ, उसको फॉरवर्ड करना है जो भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, जिससे कि वो एक प्रॉपरली एम्बेडेड हो जाएं प्रोसेस के अंदर, फिर ओपन ना रह जाएं। और इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट ट्रांजिशन एक्शन प्लान। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट ट्रांजिशन एक्शन प्लान हमारी बनेगी जो 6 मंथ है, जिसको हम फर्दर जब प्रोसेस ऑडिट के लिए जाएंगे 6 मंथ के बाद। ठीक है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट ट्रांजिशन एक्शन प्लान होना चाहिए। सो जो प्रोजेक्ट ट्रांजिशन एक्शन प्लान हमारा बना है उस पर जो हम ऑडिट बना रहे हैं करेंगे, तो जो इसकी फाइनल रिपोर्ट होगी उसे हमें सर्कुलेट करना है सारी इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से मतलब कम्युनिकेट करना है। हाँ, और जिससे कि वो दूसरों के द्वारा भी वो अच्छी तरीके से यूज हो सके। और ये एक अच्छी इसकी मतलब स्टैंडर्ड बोलता है कि प्रॉपर इंडेक्सिंग होना चाहिए फाइनल रिपोर्ट की, और एक स्टैंडर्ड वे में ड्राफ्ट होनी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, जिससे कि उसका करंट टाइम में भी जो इंटरेस्टेड पार्टी है, एसोसिएटेड टीम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो यूज़ कर सके। साथ ही साथ उसका इन फ्यूचर में भी जो आपके आपको जब फर्दर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके पास इन फ्यूचर आ सकते हैं, उनमें हेल्प मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फाइनल रिपोर्ट को तैयार करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आउटपुट की, कि जो अपना कंट्रोल फेस है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसमें पहला है, जैसे कि हमने बात करी, प्रोसेस कंट्रोल प्लान। ठीक है, सेकंड है अपडेटेड लिस्ट ऑफ CTQCs, फर्दर MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, फिर नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट्स, ऑनगोइंग कैपेबिलिटी, 5S, TPM, नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉस्टिंग, एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड, और जो लास्ट है वो है असम्बरी प्रोजेक्ट रिव्यू, जो कि मैंने बात करी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, जिसमें कि हम जेनरिक बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे आउटपुट्स हैं कंट्रोल फेज के जो हमें मेंटेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, जो कि हमारा 11th क्लॉज है, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट मैथडोलॉजी, टिपिकल टूल्स एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे टिपिकल टूल्स की बात की गई है कि टिपिकल टूल हमें कौन कौन से एम्प्लॉय करने हैं। ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसमें तीन वर्ड्स यूज किए गए। M is used for mandatory, R is for recommendation, S for suggestion। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो पहला टूल जो है इसमें 5 चीज़ें हैं, मतलब कॉलम्स हैं। पहला टूल्स डिटेल्स है, फिर है फैक्ट शीट नंबर है, डिफाइन है, मेजर है, एनालाइज है, इम्प्रूव है, कंट्रोल है। ठीक है, तो ये 5 फेसेस की बात की गई है। तो यहाँ से क्लैरिटी एक आपको मिल सकती है या फिर मिल जाती है कि हमें कौन कौन से टूल्स एम्प्लॉय करने हैं टीमैट की मैथडोलॉजी में। ठीक है, तो ये जो फैक्ट शीट नंबर है, इसके जो नंबर है ये बेसिकली 13053 पार्ट 2 जो स्टैंडर्ड है उससे लिए गए हैं, उसमें फैक्ट शीट नंबर वहाँ से हैं इसके। ठीक है, तो पहला जो अपना टूल है वो है कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, डिफाइन में आर है, मेजर में आर है, एनालिसिस में आर है, इम्प्रूव में आर है, कंट्रोल में आर है।
फिर नेक्स्ट CTQC में जाते हैं तो फैक्ट शीट नंबर 04 है, इसका डिफाइन में एम है, और फिर मेजर में एम है, एनालाइज में मेंशन नहीं किया है स्टैंडर्ड में। ठीक है, इसके बाद इम्प्रूव में मैंडेटरी है, कंट्रोल में मैंडेटरी है। कस्टमर फोकस ग्रुप जो है उसमें डिफाइन जो है सजेस्टेड है। ठीक है, लेकिन बाकी में नहीं मेंशन किया है। ठीक है, ये आप रिवाइज भी कर सकते हो एज पर योर मैनेजमेंट डिसीजन, एज पर योर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में है डिफाइन एज, मेजर एज, एनालाइज एज, इम्प्रूव एज, कंट्रोल एज। फाइल जस्टिफिकेशन में है डिफाइन एम और कंट्रोल आर, बाकी 3 ब्लैंक हैं। गैंट चार्ट में डिफाइन आर है, बाकी चारों ब्लैंक हैं। कैनो मॉडल में डिफाइन जो है वो एस है, बाकी सारे ब्लैंक हैं कॉलम्स। नॉन कन्फॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन में डिफाइन आर है, बाकी ब्लैंक है। परेटो डायग्राम डिफाइन जो है वो एस है, मेजर एस है, एनालाइज एस है, इम्प्रूव एस है, कंट्रोल ब्लैंक है। प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स में डिफाइन आर है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। प्रोसेस फ्लो चार्ट में डिफाइन आर है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज एस है, इम्प्रूव आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। प्रोजेक्ट कैरेक्टर में डिफाइन एम है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव ब्लैंक है, कंट्रोल ब्लैंक है। प्रोजेक्ट रिव्यू में डिफाइन एम है, मेजर भी एम है, एनालाइज भी एम है, इम्प्रूव भी एम है और कंट्रोल भी एम है। प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस में डिफाइन जो है वो एम है, बाकी चीज़ें ब्लैंक हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें QFD की फिर बात है, फिर उसमें डिफाइन आर है, नेक्स्ट ब्लैंक है, एनालाइज आर है और इम्प्रूव आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। RACI मैट्रिक्स भी, इसमें भी डिफाइन आर है, नेक्स्ट टू ब्लैंक है, इम्प्रूव आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। सर्विस डिलीवरी मॉडलिंग में डिफाइन एस है, मेजर एस है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव एस है और कंट्रोल एस है। सीपॉक की बात है नेक्स्ट, इसमें डिफाइन आर है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव एस है, कंट्रोल ब्लैंक है। सिक्स सिग्मा इंडिकेटर्स की नेक्स्ट बात है, डिफाइन एम है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव एम है, कंट्रोल ब्लैंक है। वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस की बात है नेक्स्ट, इसमें डिफाइन आर है, बाकी चारों ब्लैंक है। बेस्ड एनालिसिस की बात है, इसमें डिफाइन मेजर और एनालाइज जो है वो आर है, बाकी दोनों ब्लैंक है। फिर नेक्स्ट बेंचमार्किंग की बात है, इसमें डिफाइन ब्लैंक है, मेजर आर है, फिर एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। डाटा कलेक्शन प्लान जो है नेक्स्ट, उसमें डिफाइन ब्लैंक है और मेजर एम है, एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल ब्लैंक है। फिर नेक्स्ट है MSA, उसमें डिफाइन ब्लैंक है और अपना मेजर और एनालाइज एम है। फिर इम्प्रूव ब्लैंक है, कंट्रोल एम है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें नॉर्मलिटी और टेस्ट की बात की गई है, तो इसमें डिफाइन ब्लैंक है, मेजर में एम है फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, आर फॉर अदर्स। जो अपना एनालाइज है वो भी एम है फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा, आर फॉर अदर। फिर इसके बाद इम्प्रूव और कंट्रोल ब्लैंक है। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन में
डिफाइन ब्लैंक है, मेजर एम है, एनालाइज एम है, इम्प्रूव एम है, कंट्रोल ब्लैंक है। एसपीसी की नेक्स्ट बात है, इसमें डिफाइन ब्लैंक है, मेजर आर है, एनालाइज आर है, इम्प्रूव ब्लैंक है, और नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो आर है। ट्रेंड चार्ट है नेक्स्ट पॉइंट टेक्निक का, टूल्स का, उसमें डिफाइन ब्लैंक है और मेजर एस है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव ब्लैंक है, कंट्रोल एस है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं टूल्स के वो हैं एफिनिटी डायग्राम, इसमें डिफाइन और मेजर ब्लैंक है, एनालाइज एस है, इम्प्रूव कंट्रोल ब्लैंक है। एनोवा की बात है नेक्स्ट, डिफाइन मेजर ब्लैंक है, एनालाइज और इम्प्रूव आर एन आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। सी एम ई डायग्राम की बात है, डिफाइन मेजर ब्लैंक है, एनालाइज आर है, कंट्रोल और इम्प्रूव ब्लैंक है। डी ओ ई की बात है, डिफाइन मेजर ब्लैंक है, एनालाइज इम्प्रूव आर एन आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। हाइपोथेसिस टेस्ट है, उसमें डिफाइन और मेजर ब्लैंक है, एनालाइज और इम्प्रूव आर आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। प्रोसेस एफ एम ई है, उसमें डिफाइन और मेजर ब्लैंक है, एनालाइज इम्प्रूव आर एन एम है, रिस्पेक्टिवली कंट्रोल ब्लैंक है। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है, डिफाइन ब्लैंक है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज ब्लैंक है, इम्प्रूव आर है, और एनालाइज भी आ रहा है, कंट्रोल ब्लैंक है। रिलायबिलिटी की बात है नेक्स्ट, उसमें है डिफाइन मेजर जो है ब्लैंक है, एनालाइज इम्प्रूव आर एन आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। 5 वाई एनालिसिस की नेक्स्ट बात है, उसमें डिफाइन ब्लैंक है, मेजर ब्लैंक है, एनालाइज एस है, इम्प्रूव भी ब्लैंक है, कंट्रोल भी ब्लैंक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग नेक्स्ट टूल की बात है, उसमें डिफाइन जो है ब्लैंक है, मेजर और एनालाइज भी ब्लैंक है, इम्प्रूव में एस है, कंट्रोल में ब्लैंक है। फिर एमसीए की बात है, डिफाइन मेजर ब्लैंक है, मेजर डिफाइन मेजर दोनों ब्लैंक है, एनालाइज भी ब्लैंक है, इम्प्रूव में बस एस है, कंट्रोल भी ब्लैंक है। मिस्टेक प्रूफिंग का यूज जो होता है, मिस्टेक प्रूफिंग में हमारा डिफाइन मेजर एनालाइज तीनों ब्लैंक है, इम्प्रूव में आर है, कंट्रोल में आर है। सोल्यूशन सिलेक्शन में हमारे डिफाइन मेजर एनालाइज तीनों ब्लैंक है, इम्प्रूवमेंट आर है, कंट्रोल ब्लैंक है। टीपीएम में है डिफाइन मेजर एनालाइज जो है वो ब्लैंक है, इम्प्रूव एस है, कंट्रोल एस है। 5 एस जो है उसमें डिफाइन मेजर एनालाइज तीनों ब्लैंक है, इम्प्रूव और कंट्रोल में एस एन एस है। कंट्रोल प्लान जो हमारा लास्ट है उसमें डिफाइन मेजर एनालाइज एंड इम्प्रूव चारों ब्लैंक है, कंट्रोल एम है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे टूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं अपने डीमैट के अंदर, कौन से फेज में कौन से टूल्स को अप्लाई करना है, और फर्दर हमारे जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग होगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये सारी टूल्स हमारे फर्दर जो पार्ट 2 है 13053 का उसमें डिफाइन किए गए हैं, और एम मैंडेटरी है, आर रिकमेंडेशन, और एस जो है सजेस्टेड है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है। अब आगे चलते हैं, और उसमें मॉनिटरिंग की बात होती है, ये नेक्स्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का, मॉनिटरिंग और सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 12th क्लॉज है इन टोटल ऑफ 14। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है रेगुलेटरी मॉनिटरिंग, सॉरी रेगुलरली मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिशन टू प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंटली निकल के आ रहे हैं कि जो हमारी मॉनिटरिंग है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की वो रेगुलरली होनी चाहिए, मतलब वो डे बाय डे, आवर बाय आवर, जैसे भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए मॉनिटरिंग की उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉनिटरिंग हमें करनी है। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी रेगुलरली उनको हमें सबमिट करना है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स सिग्मा मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट की।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है गेट रिव्यूज। इसमें पहला पॉइंट लिया हमने फेस टू फेस, रोल ऑफ डिप्लॉयमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, records and communication, black belt presentation, initial gate review by project sponsor। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया गेट रिव्यू कहाँ पे करना है, कहाँ पे मेजर गेट रिव्यू होंगे और कहाँ पे माइनर होंगे। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जब भी हम एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे तो हमें गेट रिव्यू करना है। और जो हमारा रिव्यू गेट रिव्यू का जो पैनल बनेगा उसमें हमारा जो उसको हेड करना है वो डिप्लॉयमेंट मैनेजर भी करना है। साथ ही साथ उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी होने चाहिए, सॉरी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर भी होने चाहिए, मास्टर ब्लैक बेल्ट भी होने चाहिए, ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट भी होने चाहिए जो कि फर्दर रन करते हैं प्रोजेक्ट को। इसके साथ ही कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, कोई फर्दर कोई मैनेजर है कंपनी का जो मैनेजमेंट को लगता है कि उसका प्रेजेंस एक अच्छा मतलब गेट रिव्यू हेल्प करेगा तो उसको भी आप कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो हमारी डेटा जनरेट होगी इस गेट रिव्यू के, उसको हमें सर्कुलेट करना है, कम्युनिकेट करना है। मतलब जो भी हमारा डेटा है गेट रिव्यू को लेके, जो हमने जनरेट किया हुआ है जिसके बेसिस पे हम गेट रिव्यू करने जा रहे हैं, वो सारा हमें एडवांस मैनर में जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं गेट रिव्यू के उनको शेयर करना है मीटिंग के पहले, जिससे वो एक डिसीजन मेकिंग कर सके, एक ओवरव्यू ले सके और एक इन डेप्थ उनकी जो एडवाइस हो, रिव्यू पॉइंट्स हो, वो अपनी मीटिंग के दौरान रख सके। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है, बेल्ट की बात कर रहा है कि एक स्मॉल प्रेजेंटेशन उसको देना है। तो जैसे पहले भी जॉब जब हमने डिफाइन किया था स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था कि ब्लैक बेल्ट तो जो होगा वो एक प्रेजेंटेशन देगा। तो यहाँ पे बेल्ट वर्ड यूज़ कर रहा है इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो यहाँ पे सजेस्टेड है, मतलब मेरी जो सजेशन है वो यही है कि ब्लैक बेल्ट एक प्रेजेंटेशन दे। वो शॉर्ट प्रेजेंटेशन होगी कि हम किसी का गेट रिव्यू करने जा रहे हैं और उसमें हमारे पास क्या क्या डेटा है। ठीक है। उसके बेसिस पे पूरी टीम प्रेजेंटेशन देगा फॉर फर्दर गेट रिव्यू। साथ ही साथ कोई क्वेश्चंस अगर जनरेट होते हैं जो भी पार्टिसिपेंट हैं गेट रिव्यू के, तो उनको भी आंसर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर ब्लैक बेल्ट की होगी। ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है वो गेट रिव्यू को इनिशिएट करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात थी अपनी मॉनिटरिंग करने की सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी क्लॉज में पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसमें स्पेसिफिकली जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो हैं गैंट चार्ट, शेड्यूल एस की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, 6 मंथ टाइमलाइन। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि आप गैंट चार्ट यूज करिए प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, जिससे कि आप रेगुलरली मॉनिटर कर सको और कोई भी ऐसा स्लीपेज ना हो टाइम का कि हम टाइम से वेरी कर जाएं। उसके रिस्पेक्ट में हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो हम कहीं ना कहीं हमारे फिक्स हो सकें और प्रोजेक्ट लेंदी ना हो, इसके रिस्पेक्ट में हमें गैंट चार्ट को इस्टेब्लिश करना है हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है, रिकमेंडेशन देता है कि कोई अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उससे रिलेटिव टूल्स हैं उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए जब भी हमें अप्रोप्रिएट लगेगा। ठीक है। और जो बेस्ट हमारा
बेस्ट कह लीजिए या फिर जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का एक टाइमलाइन है वो 6 मंथ का है, जो रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड। लेकिन ये डिपेंड करता है कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के। लेकिन इन बेस्ट केसेस जो स्टैंडर्ड बनाने वालों ने की जो रिव्यू थे, उनकी जो थिंकिंग थी कि ज़्यादातर केसों में, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि 6 मंथ में जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें देखना है। और साथ ही साथ अगर वेरिएशन आता है 6 मंथ पीरियड का, तो वो डिफरेंट रीजन से हो सकता है, उसको भी हमें टेक केयर करना है। उसमें रीजंस में जैसा जो इम्पोर्टेंट है वो है, कोई अगर डेटा ना हो हमारे पास, या फिर डेटा कलेक्शन करने का सिस्टम ना हो, या फिर कोई इक्विपमेंट या फिर रिसोर्सेज हमें एक्वायर करना है, तो उसकी वजह से देरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को टेक केयर करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सब क्लॉज पे। उसमें बात आती है वीकली मेंटरिंग सेशन विथ मास्टर ब्लैक बेल्ट, रोड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरवर्डिंग टू प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, 1 hour टाइम ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कहता है कि हमें वीक में एक सेशन ब्लैक बेल्ट को अरेंज करना है, जिसमें वो रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें कोई अगर रोड ब्लॉक आ रहा है तो उसको रिव्यू करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और उस रोड ब्लॉक्स को फर्दर वो फॉरवर्ड करेगा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को, जिससे पे इसके ऊपर वो फर्दर एक्शन ले सके और उस रोड ब्लॉक को दूर कर सके। और जो ये मेंटरिंग सेशन है वीकली मास्टर ब्लैक बेल्ट का, वो 1 hour का होगा। अ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये 1 hour से एक्सटेंड भी हो सकता है। अ, इसको 1 hour से बढ़ाने का रीज़न जो होगा, अगर वो ट्रेनिंग दे रहा है या फिर कुछ सर्टिफिकेशन नीड है ब्लैक बेल्ट के लिए, या फिर ग्रीन बेल्ट के लिए, या फिर येलो बेल्ट के लिए, तो इस सेशन के थ्रू वो इस ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन नीड को फुलफिल करेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग का पार्ट है, वीकली मेंटरिंग सेशंस विथ मास्टर ब्लैक बेल्ट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट क्लॉज है 13, क्रिटिकल टू सक्सेस फैक्टर फॉर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्रिटिकल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग करना कि क्या चीज़ क्रिटिकल है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के लिए। तो उसमें 2 पॉइंट अलग से स्टैंडर्ड में डिफाइंड है कि एक वेल डिफाइंड एंड मेंटेन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास, और सेकंड है डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो हमेशा आपको टेक केयर करना है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए, ये दोनों चीज़ें आपके पास अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड हो, और इसके थ्रू ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, सो सक्सेस पहले इसमें जो पिक्चर मैंने अटैच की है स्लाइड में, उसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो है सक्सेस फैक्टर डाटा ड्रिवन, फिर सेकंड कॉलम है फेलियर फैक्टर एब्सेंस ऑफ डाटा। ठीक है, सक्सेस फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें लिंक टू एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर फेलियर फैक्टर इसका है ऑब्जेक्टिव्स आर टू वॉग। फिर सक्सेस फैक्टर नेक्स्ट है एसोसिएटेड विद केपीआई। फेलियर फैक्टर है नॉट एसोसिएटेड विद एनी केपीआई, more of a pet project pushed by a senior member of the organization। ठीक है, तो ये बहुत एक हार्ड लाइन यूज कर रहा है सीनियर मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के।
ठीक है, तो इसको समझना है, आप समझ भी रहोगे। थर्ड जो है वो है सक्सेस फैक्टर का, वो है लिंक टू CTQ और CTC। फेलियर फैक्टर है नो प्रॉपर लिंक टू एनी CTQ एंड क्रॉस्ड ओवर द बाउंड्रीज ऑफ अदर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सफिशिएंट इन्फ्लुएंस। फेलियर फैक्टर इसका नो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आर the chosen project sponsor is too engaged elsewhere and lacks sufficient influence. Success factor next है the objectives for the project will be to deliver a significant impact on the organization. Failure factor है इसके रिस्पेक्ट में unclear deliverables. Success factor next है project completed promptly and within its notional time scale. फेलियर फैक्टर इसके रिस्पेक्ट में है टाइम स्केल स्लीपेज नॉट एड्रेस्ड, लैक ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू। नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है रिसोर्स्ड टू द रिक्वायर्ड लेवल्स। फेलियर लेवल है इसका जो इसके रिस्पेक्ट में है लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है हैज अ प्रोसेस विथ क्लियरली आइडेंटिफाइबल KPIs एंड KPOVs। इसके रिस्पेक्ट में जो फेलियर फैक्टर है इल डिफाइंड प्रोसेस। फिर नेक्स्ट जो सक्सेस फैक्टर है वो है रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। इसके रिस्पेक्ट में जो फेलियर फैक्टर है लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ अ सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट और कलेक्ट डेटा, पुअर ऑपरेशनल डेफिनेशंस, पुअर मेजरमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है, आपको रखना है कि हमारे सक्सेस फैक्टर क्या हैं, फेलियर फैक्टर क्या है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोई भी फेलियर फैक्टर हमारे सिस्टम में है, हमारे ऑप्शन में है, जिसकी वजह से हम हमारा फेलियर की तरफ लेके जाएगा, तो उससे पहले हमें चीज़ों को इम्प्रूव करनी है कि हमारे पास सक्सेस फैक्टर जो हैं उसमें हम फॉल करें, उसकी तरफ लेके जाएं और फर्दर तब हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी क्रिटिकल टू सक्सेस फैक्टर ऑफ फॉर सिक्स सिग्मा की। ये अपना 13 क्लॉज है। दो इम्पॉर्टेंट मैंने इसमें बातें बताई हैं जो हमारे पास हमें इंश्योर करने की ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे पास वेल डिफाइंड एंड मेंटेन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए और डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट के माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है 14 स्लाइड, और सॉरी 14 स्लाइड, लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड आप कह लीजिए। 14th क्लॉज है, लास्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का। तो ये 14th क्लॉज है सिक्स सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला पॉइंट है वो है फैक्टर स्टैंड ओवर आर्किंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट साइट, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करा कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्स सिग्मा का होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें बेसिकली इस क्लॉज में डिफाइन करना चाह रहा है, एक टेबलर फॉर्म में डिफाइन किया गया है कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने डिप्लॉयमेंट मैनेजर होने चाहिए, कितने प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए, कितने मास्टर ब्लैक बेल्ट होने चाहिए, अदर ब्लैक बेल्ट होने चाहिए। ठीक है, उनकी उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, वो मतलब फुल टाइम होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, पार्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। 250 मैन पावर पे रन कर रहा हो, 500 पे रन कर रहे हो, मोर देन 1000 पे यूज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ साइट पे यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिफरेंट आपको चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी, टीम सेटअप करनी पड़ेंगी, और जो फैक्टर्स टेंड करेंगे वो इस यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करेंगे। ओवर आर्किंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट साइट डिसाइड करेंगे और नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये तीन एक जेनरिक क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्स सिग्मा है वो डिपेंड करेगा। आपको
इन 3 चीज़ों के बेसिस पे उसको डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है। और ओवरआर्चिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें लीड जो करना है वो टॉप मैनेजमेंट को करना है। तो इस तरह से रहा ये हमारा 13053 पार्ट 1। ठीक है, डीमैक मेथडोलॉजी, ये लास्ट क्लॉज हमने डिस्कस किया और ये हमारा स्लाइड का लास्ट पेज है। ठीक है, सो आपको लगता है कि आपको सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, और या फिर आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए आ, आगे लेके जाना चाहते हो अपने प्रोसेस को। ठीक है, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। ठीक है, बाकी चैनल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू हमारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।